तो हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स के लास्ट टर्न पे ये देख लिया था कि क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है। तो क्लासिफिकेशन जो है जिस भी बेसिस पे हम लोग देखे थे वो उसके हिसाब से पूरा हम लोगों ने कर लिया था। वो बेसिस था क्लासिफिकेशन का कि किस तरीके से बॉन्डिंग रहती है और किस तरीके से रिप्लेसमेंट होता है कार्बन एटम्स हाइड्रोजन एटम्स का हैलोजन एटम्स से। तो उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन देखी थी। एक क्लासिफिकेशन हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस वाली बाकी रह गई थी, उसको कवर करेंगे और फिर प्रिपरेशन किस तरीके से होता है वो पूरा आज कंप्लीट करेंगे। अब ये बताओ कि कह रहे थे तुम कि क्लासिफिकेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, उतना समझ में नहीं आया है, तो उसके बारे में क्या था दिक्कत? बता रहे, 1 मिनट। समझ में नहीं आ रहा कि क्या पूछना था कि मिल नहीं रहा? नहीं, 1 मिनट निकाल लें। अच्छा, अगर समझ में नहीं आ रहा है क्या पूछना था, काफी ज्यादा कंफ्यूजन था, तो हम उसको एक बार रिवाइज करा देते हैं तो उसमें क्लियर हो जाएगा। बाकी अगर कोई स्पेसिफिक दिक्कत थी तो स्लाइड है आपके पास? स्लाइड रखे हैं? हमको ध्यान में है, तुम बताओ तो। 1 मिनट। स्लाइड से क्या हमको एक बार आप हाँ बता दीजिए, बस क्विकली बता दीजिए थोड़ा सा, चलो पहले एक रिकैप बार कर दीजिए। बताते हैं हम, और उसके बाद अगर कोई डाउट होगा तो वो भी पूछ लेना तुम। हमने ये कहा, ठीक है। हमने लास्ट टर्न पे ये बताया था कि एल्केन्स का क्लासिफिकेशन, एल्केन्स का जो हेलो एल्केन्स का, एल्केल हैलाइड्स का, और जनरली जो भी हेलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं उनका क्लासिफिकेशन किया था। उसमें ये बताया था कि दो चीजें होती हैं, एक होता है एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप एक होता है, और एक होता है एरिल ग्रुप, एरिल ग्रुप। तो एल्किल ग्रुप क्या होता है कि एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाने पर मिलता है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन माइनस कर दिया, एल्केन में से माइनस एच कर दिया। और एरिल ग्रुप इसी तरीके से जो बेंजीन रिंग होती है, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग में हमें पता है कि ये कॉर्नर, 6 कॉर्नर जो हैं 6 कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करते हैं, सब पे एक एक हाइड्रोजन लगा होता है, एक एक हाइड्रोजन लगा होता है। तो अगर किसी बेंजीन में रिंग में से एक हाइड्रोजन हटा लिया जाए तो ये जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर होता है इसको एरिल बोलते हैं। तो एल्केन में जिस तरीके से स्ट्रेट चेन में एल्किल ग्रुप होता है, एल्केन से हाइड्रोजन हटाने पे मिलता है एल्किल ग्रुप, उसी तरीके से एल्किल ग्रुप के जैसा क्लोज्ड चेन एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन रिंग से एक एच हटाने पे जो मिलता है वो एरिल होता है। तो एल्किल और एरिल ये होते हैं। अब हमने ये बताया था कि ये जो एल्किल ग्रुप होते हैं आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इनकी एक वैलेंसी होती है ऐसे खाली, क्योंकि एच चला गया है। इसी एच की जगह पर अगर हम कोई हेलोजन एटम एक्स लगा दें, जहाँ पे एक्स क्या हो सकता है, Cl, Br, I या फिर F, ये हो सकता है। तो ये जो रिजल्टिंग कंपाउंड होता है इसको हम बोलते हैं एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। और या फिर हेलो, हेलो एल्केन ये बोलते हैं। उसी तरीके से अगर ये जो बेंजीन रिंग है इसमें से हम हाइड्रोजन यहाँ पे चूंकि हटा चुके हैं एक, और वैलेंसी इसकी ये खाली है, यहाँ पर कोई हम एक्स लगा दें, यहाँ पर भी जैसे इसमें लगाया एल्किल ग्रुप में, वैसे ही इस एरिल ग्रुप में यहाँ पे जो हाइड्रोजन हटा इसकी जगह हम कोई एक्स लगा दें, जहाँ पर एक्स क्या है, यही ClBr, IF। तो ये जो रिजल्टिंग कंपाउंड होता है इसको हम बोलते हैं एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड, जहाँ पे हैलाइड रिप्रेजेंट करेगा वो हेलोजन एटम जो लगा हो। अगर क्लोरीन लगा है यहाँ पे तो ये हो जाएगा एरिल क्लोराइड, क्लोरीन लगा है तो एरिल क्लोराइड। और या फिर हेलो एरिन्स भी बोलते हैं, क्लोरीन हो तो क्लोरो एरिन ऐसे बोलेंगे, हेलो एरिन्स ये बोलते हैं। ये तो जनरल एक समझने के लिए होता है कि हाँ भाई कैसे ये एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड एग्जिस्टेंस में आते हैं। तो एग्जिस्टेंस में तब आते हैं जब किसी हाइड्रोकार्बन का हम, हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन और कार्बन के ही कंपाउंड, कोई और एलिमेंट उनमें ना हो। तो हाइड्रोकार्बन में से जब हम एक हाइड्रोजन एटम की जगह एक हैलोजन एटम लगाते हैं तो ये एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड मिलते हैं। अब इनका क्लासिफिकेशन हमने बताया था, क्लासिफिकेशन में ये बताया था कि जो जनरली जो हैलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं, हैलोजन डेरिवेटिव्स, हैलोजन डेरिवेटिव्स किनके, हाइड्रोकार्बन के, यानी हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड जो होते हैं, सिंपल वाले, सबसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे बेसिक कंपाउंड यही होते हैं हाइड्रोकार्बन से।
जिनमें सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन होता है। हैलोजन डेरिवेटिव मतलब जैसे जो यहाँ पे अभी समझाया, हाइड्रोजन हटा करके हैलोजन एटम लगाना। तो हैलोजन डेरिवेटिव्स जो होते हैं ये, इनको क्लासिफाई ऐसे करते हैं कि सबसे पहला क्लासिफिकेशन होता है, एक होते हैं एलिफैटिक एलिफैटिक हैलोजन डेरिवेटिव्स। एलिफैटिक से मतलब ओपन चेन वाले, बस और कोई मतलब नहीं। ओपन चेन, जैसे कि एल्केन होते हैं, जैसे कि एल्कीन और एल्काइन होते हैं। और एक होते हैं क्लोज्ड चेन वाले, एरोमेटिक वाले, बेंजीन रिंग जिनमें होती है, बेंजीन रिंग जो पीछे दिखाया है, बेंजीन रिंग। एरोमेटिक वाले हैलोजन डेरिवेटिव्स ये होते हैं डेरिवेटिव्स। फिर हमने ये बताया था कि एलिफैटिक में हैलोजन डेरिवेटिव्स जो होते हैं उनमें होता क्या है कि जैसे अगर एक एल्केन है, एल्केन, तो एल्केन में जैसे पीछे हमने बताया कि ये एक एल्केन में से H हटा करके X से रिप्लेस कर दिया तो एल्किल हैलाइड मिला। यानी कि ये एल्केन लिया, इस एल्केन में यहाँ 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 और यहाँ पे इन पोजीशंस पे H एटम लगे रहेंगे। अब कोई एक H एटम को हमने हटाया और इसकी जगह पे ला करके रिप्लेस किया एक X एटम, तो ये जो मिलेगा एल्केन की मदद से इसे हैलो एल्केन बोलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे एक एलिफैटिक ओपन चेन वाले में एक क्लासिफिकेशन होता है हेलो एल्केन का, हेलो एल्केन। एक होता है हेलो एल्कीन, यानी कि डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड, यानी कि एल्कीन में अगर एक H एटम का रिप्लेसमेंट किसी हैलोजन से करा दे तो हेलो एल्कीन मिलता है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्कीन एल्काइंस कंपाउंड में अगर H एटम का रिप्लेसमेंट एक हैलोजन एटम से कराएं तो हेलो एल्काइन मिलता है। अब यहाँ पे हेलो एल्केन जो होता है ये 3-4 तरीके से हो सकता है। पहला तो ये होता है कि अगर हम ये वाला केस लें, जैसे एक हाइड्रोजन एटम हटाया, एक बार ही रिप्लेसमेंट किया, सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया एक्स से, तो ये केस होता है मोनो हेलो एल्केन का, मोनो केस। तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि एक केस होता है मोनो वाला, मोनो डेरिवेटिव वाला। इसको हम लोग मोनो हेलो एल्केन्स भी बोलते हैं, मोनो डेरिवेटिव। क्यों? क्योंकि एक हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट हो रहा है, सिंगल हाइड्रोजन एटम का। अगर हम दो हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट करते हैं, जैसे एक H को हटा के X लगाया था और इस H को हटा करके यहाँ पे X लगा दें, तो अब 2X हो जाएंगे। इस पूरे स्ट्रक्चर में, पूरे मॉलिक्यूल में 2X हो जाएंगे H की जगह पे। तो ये जो होते हैं ये डाई वाले होते हैं, डाई हैलोजन डेरिवेटिव बोलते हैं इनको। उसी तरीके से 3 से रिप्लेसमेंट करा दें तो ट्राई होते हैं, उसी तरीके से 4 से रिप्लेसमेंट करा दें तो टेट्रा होते हैं। मतलब ये कि अगर जैसे ये हमने एल्केन लिया है, स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, सिंगल बॉन्ड से तो एल्केन है, यहाँ 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 हाइड्रोजन होते हैं। अब हम क्या करें कि यहाँ वाले हाइड्रोजन की जगह हम कोई अपना कंपाउंड, कोई भी हैलोजन एटम लगा दें, जैसे Cl लगा दिया, एक लगाया तो अभी ये मोनो हेलो एल्केन है। अगर हमने दूसरा यहाँ का हाइड्रोजन हटा करके Cl लगा दिया तो ये डाई हेलो एल्केन हो गया। लेकिन जरूरी नहीं है कि सेम कार्बन पर लगे हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाए। अगर हम इसी कंपाउंड में, ये इस तरीके से है, इसी कंपाउंड में अगर हम एक Cl जैसे कि यहाँ पे हमने लगाया, यहाँ पे H को हटा के यहाँ Cl लगा दिया, दूसरा Cl हम इस H एटम को हटा करके लगाएं, यहाँ वाले कार्बन एटम वाले H एटम को, तो भी ये डाई हैलोजन होगा। तो डाई का मतलब ये नहीं कि सेम कार्बन पे या डिफरेंट पे करें, कहीं पे भी करें, बस 2 हाइड्रोजन का रिप्लेस होना चाहिए, डाई होता है। और इसी तरीके से अगर किसी भी कार्बन, किसी भी एल्केन में, ये एल्केन है, सब हाइड्रोजन एटम लिखे हैं सब कार्बन पे, तो 3 हाइड्रोजन एटम हटा करके 3 हैलोजन एटम लगा दें। जैसे यहाँ पे हमने एक फ्लोरीन लगाया, यहाँ पे एक फ्लोरीन लगाया और अपने मन से यहाँ पे फ्लोरीन लगाया, तो ये हैलोजन डेरिवेटिव हो जाएगा। तो ये होता है मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा। मोनो में ये जो मोनो का केस होता है, यहाँ वाला, या एक अलग से अब हम बना लेते हैं। इसी तरीके से जैसे अभी यहाँ पे एक चीज बताते चलें थोड़ा सा रुक के, कि मोनो, डाई और ट्राई और टेट्रा, जिस तरीके से हेलो एल्केन यानी सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड, ये इसमें हमने बताया 2 का रिप्लेस किया तो डाई बना, 3 का रिप्लेस किया तो ट्राई बना, 4 का रिप्लेसमेंट करेंगे तो टेट्रा बनेगा। इसी तरीके से
एल्कीन यानी डबल बॉन्ड में भी कर सकते हैं, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, और एल्काइंस में भी इसी तरीके से रिप्लेसमेंट करते हैं, मोनो, डाई और ट्राई और टेट्रा बनाते हैं, एल्कीन और एल्काइन दोनों में। इसके अलावा एक और तरीके से भी क्लासिफिकेशन किया जाता है और उसको हम बोलते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। यहीं पर हेलो एल्केन्स का एक और तरीके से भी क्लासिफिकेशन किया जाता है। इसको हम बोलते हैं 1 डिग्री हेलो एल्केन, एक को बोलते हैं 2 डिग्री हेलो एल्केन और तीसरे को बोलते हैं 3 डिग्री हेलो एल्केन। 1 डिग्री से मतलब 1 डिग्री को हम लोग प्राइमरी भी बोलते हैं, प्राइमरी हेलो एल्केन। इसको सेकेंडरी हेलो एल्केन और इसको टर्शियरी हेलो एल्केन। तो नीचे वाला क्लासिफिकेशन तो समझ में आ गया हेलो एल्केन का। ये वाला क्या है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। इसका मतलब ये होता है कि अगर हमने ये कार्बन एक एल्केन लिया, ये एक एल्केन लिया, इस तरीके से ये एल्केन है हमारा, 4 कार्बन के एल्केन, सब जगह एच लगा हुआ है। अब अगर इस कंपाउंड में हम क्लोरीन या फिर किसी भी एक्स एटम का, कोई भी एक्स एटम है, एक्स जहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? हेलोजन एटम को, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन। अब इस एक्स से हमने मान लेते हैं कि ये वाले कार्बन एटम का हाइड्रोजन रिप्लेस किया यहाँ पर, तो यहाँ पर ये हमारा एक्स आ जाएगा, एच की जगह पे ये हमारा एक्स आ गया और लग गया। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसे देखते हैं कि हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन, ये कार्बन कितने एल्किल ग्रुप से जुड़ा है। जो जिस कार्बन से हमारा ये हेलोजन जुड़ता है, हम ये देखते हैं कि वो कार्बन कितने एल्किल ग्रुप से जुड़ा है। अब जैसे यहाँ पे ये बस एक एल्किल ग्रुप यानी कि एक कार्बन से जुड़ा है इससे, और बाकी कहाँ? एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन से जुड़ा है। तो इस तरीके के कार्बन को जब वो एक ही कार्बन से यानी एक ही एल्किल ग्रुप से जुड़ा होता है, बाकी दोनों तरफ उसके हाइड्रोजन वगैरह होते हैं या इधर हेलोजन एटम ऐसे, तो इस कार्बन एटम को हम बोलते हैं 1 डिग्री या फिर प्राइमरी कार्बन, ऐसे बोलते हैं 1 डिग्री या फिर ये प्राइमरी कार्बन है। और जब इस तरीके के कार्बन एटम पर हेलोजन एटम लगता है, तो ये कंपाउंड जो रिजल्टिंग होता है इसको हम बोलते हैं 1 डिग्री या फिर प्राइमरी हेलो एल्केन, 1 डिग्री या फिर प्राइमरी हेलो एल्केन। अगर हम यही कंपाउंड फिर से बनाएं और इस बार क्या करें कि ये तो भाई एच एच था ही सब जगह, एच 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 और एच। अब हम क्या करें कि हमारा जो एक्स वाला हेलोजन एटम है, एक्स, ये जो हेलोजन एटम होता है एक्स, इसकी रिप्लेसमेंट कहाँ पे करें? इस वाले कार्बन पे। अब हम इस कार्बन पे ना लगाएंगे, हम लोग इस कार्बन पे एक्स को रिप्लेस करेंगे, इस कार्बन का ये हाइड्रोजन हटाएंगे, तो यहाँ पे आएगा हमारा एक्स एटम। अब हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री के क्लासिफाई करने के लिए हमने क्या कहा, क्या देखते हैं? ये देखते हैं कि हेलोजन एटम किस कार्बन पे लगा और उस कार्बन का नेचर क्या है। अब हेलोजन एटम एक्स इस कार्बन पे लगा है, तो इस कार्बन का नेचर का से मतलब ये होता है ये देखना कि ये जो कार्बन है जिससे हेलोजन जुड़ा है, वो कार्बन कितने एल्किल से जुड़ा है। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो इस तरफ एक एल्किल से जुड़ा है यानी एक कार्बन से, और इधर एक एल्किल ग्रुप यानी इस कार्बन से, यानी ये दो एल्किल से जुड़ा है। तो ये वाला जो कार्बन है हमारा जिससे हेलोजन जुड़ा है वो कैसा है? 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन। तो चूंकि हमारा हेलोजन एटम सेकेंडरी कार्बन पे जुड़ा है, तो इस केस में हम इस कंपाउंड को कहेंगे 2 डिग्री, 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी या फिर सेकेंडरी हेलो एल्केन। तो ये होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री। और 3 डिग्री के केस में क्या करेंगे कि 3 डिग्री के केस में मान लेते हैं ये हमारा कंपाउंड है, ये हमारा वही 4 वाला कंपाउंड है, पर यहाँ पर इसमें ये कार्बन लगा हुआ है, बाकी हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और यहाँ पर ये हाइड्रोजन। अब यहाँ पे एक बात बताओ कि अगर हम यहाँ पे एक हेलोजन एटम लाते हैं एक्स, ये है हेलोजन एटम, और इस हेलोजन एटम को हमारा मन किया कि ये वाला जो कार्बन है इस पर लगाएं, तो अब इस कार्बन पर ये जो हाइड्रोजन है उसी को रिप्लेस करके लगाएंगे, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हेलोजन लगाते हैं, तो यहाँ पे हम ले आकर के ये लगा दिया हमने अपना एक्स। अब ये जो हेलोजन एटम है ये किस कार्बन से जुड़ा है? इस कार्बन से।
इस कार्बन का नेचर कैसा है, और नेचर हमने बताया है। इस केस में नेचर से मतलब ये होता है, ये देखना कि जिस कार्बन से, जो कार्बन हैलोजन से जुड़ा है, वो कार्बन कितने एल्किल से जुड़ा है, यानी कितने और कार्बन से जुड़ा है। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये जो कार्बन है हमारा, ये इससे जुड़ा है एक कार्बन से, दूसरे से जुड़ा और तीसरे से, तीनों तरफ से कार्बन से ही जुड़ा है, कहीं भी हाइड्रोजन नहीं है, 3 कार्बन से जुड़ा है। इसलिए ये जो हमारा कार्बन एटम है, ये 3 डिग्री या फिर टर्शियरी कार्बन कहा जाता है। टर्शियरी कार्बन एटम कहा जाता है, 3 डिग्री या फिर टर्शियरी। और अगर टर्शियरी कार्बन 3 डिग्री कार्बन पे हैलोजन जुड़ता है जाके, तो रिजल्टिंग जो कंपाउंड होता है उसको हम 3 डिग्री या फिर टर्शियरी, 3 डिग्री या फिर टर्शियरी हेलो एल्केन ये बुलाते हैं। 3 डिग्री या फिर टर्शियरी हेलो एल्केन। तो ये है केस हमारा 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री हेलो एल्केन्स का, कि किस तरीके से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री देख रहे हैं। सब चीज डिपेंड करता है जिस उस कार्बन एटम पे जो हेलोजन से जुड़ा है। अगर वो कार्बन 1 डिग्री है तो पूरा ही कंपाउंड 1 डिग्री हो जाता है। वो कार्बन 2 डिग्री है, यानी कि 2 एल्किल से जुड़ा है, तो वो पूरा कंपाउंड 2 डिग्री एल्केन बन जाता है, हेलो एल्केन। और जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो 3 डिग्री यानी कि 3 एल्किल से जुड़ा है कार्बन, तो पूरा कंपाउंड 3 डिग्री हेलो एल्केन बन जाता है। एक चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली है, और वो ये है कि जैसे ये कंपाउंड था 1 डिग्री वाला, 1 डिग्री का एक और एग्जांपल ये हम ले सकते हैं कि जैसे एक कार्बन है और इस पर ये मीथेन बना ले। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, ये होता है मीथेन का फॉर्मूला। इसमें हम क्या करें कि CH4 का मतलब कि एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन। अब इसमें अगर हैलोजन लगाना हो हमें, ये हैलोजन एटम है हमारा, इस हैलोजन एटम को हमने उठा करके इस H से रिप्लेस किया और यहाँ पे अपना X रख दिया। तो जब हमने अपना X यहाँ पे रखा है तो होगा क्या, होगा ये कि अब ये X किस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से। और इस कार्बन का नेचर कैसा है, कितने एल्किल से जुड़ा है, एक भी एल्किल से नहीं जुड़ा है। तो ये कार्बन कौन सा फिर हुआ भाई, एक से जुड़ा था तो 1 डिग्री बोल लेते हैं, अब एक से भी नहीं जुड़ा है तो क्या बोलेंगे। तो भी इस केस में ये कार्बन जो होता है उसको प्राइमरी ही कहते हैं। तो प्राइमरी कार्बन के लिए क्या जरूरी है कि वो एक एल्किल ग्रुप से जुड़ा हो, या फिर सिर्फ हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हो, एक भी एल्किल से ना जुड़ा हो। तो एक भी एल्किल से ना जुड़ा रहे या सिर्फ एक एल्किल से जुड़ा रहे, तब तक कार्बन 1 डिग्री होता है। और 1 डिग्री से अगर हेलोजन एटम जुड़ गया 1 डिग्री कार्बन से, तो पूरा कंपाउंड 1 डिग्री हेलो एल्केन या फिर प्राइमरी हेलो एल्केन बोलता है। वही केस 2 डिग्री में होता है और 3 डिग्री में होता है। तो ये होता है क्लासिफिकेशन 1, 2 और 3 डिग्री के हिसाब से। मोनो मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा, ये हम पहले बता चुके थे, अभी इससे थोड़ा देर पहले ही बताया। क्लियर है? हाँ क्लियर है। अब यहाँ पे एक चीज और नोटिस करने वाली है कि ये जो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हमने बताया, ये जो मोनो डेरिवेटिव्स होते हैं इन्हीं के लिए हम देखते हैं, मोनो डेरिवेटिव्स के लिए। ठीक है, जो डाई और ट्राई और टेट्रा होते हैं उनके लिए हम ये नहीं शो करते हैं। तो मोनो के अंदर ही हमने बताया था कि ये जो पूरा क्लासिफिकेशन है 1, 2, 3 वाला, ये पूरा कंबाइंड मोनो के लिए होता है। तो डाई, ट्राई और टेट्रा में ये चीज मीनिंगलेस हो जाती है, क्योंकि डाई, ट्राई, टेट्रा में क्या है कि 2 या उससे ज्यादा हेलोजन एटम आते हैं। तो अब एक हेलोजन एटम मान लो यहाँ पे, जैसे ये है, ये केस हमने लिया था, यहाँ पे ये हेलोजन एटम किस पे जुड़ा है, इस कार्बन पे, और ये कार्बन कैसा है 1 डिग्री। लेकिन डाई के केस में क्या हो जाएगा, डाई हेलोल्किन के केस में कि दूसरा हेलोजन एटम आएगा। अब मान लो वो हेलोजन एटम जाके इस कार्बन पे जुड़ा, जैसे ये वाला यहाँ पे जुड़ा है, इस कार्बन पे जुड़ा इस H को हटा के, तो यहाँ पे अगर जुड़ेगा हेलोजन एटम दूसरा डाई वाला, तो ये वाला कार्बन है 2 डिग्री, क्योंकि 2 एल्किल ग्रुप से जुड़ा है 2 कार्बन से। तो अब ये 2 डिग्री से जुड़ा है एक हैलोजन, और एक हैलोजन 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, तो कंपाउंड क्या कहलाएगा, ये तो कंफ्यूजन वाली बात हो जाएगी। तो इसलिए हम ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का डिफरेंशिएशन क्लासिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ मोनो हेलो एल्केन्स के केस में करते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे हेलो एल्कीन्स में भी मोनो, डाई, ट्राई और केस बनता है टेट्रा, और इसी तरीके से यहाँ भी इस तरीके से केसेस बन जाते हैं। अब ये हो गया क्लासिफिकेशन एलिफैटिक यानी ओपन चेन वाले का। एरोमेटिक वाले में क्या होता है, एरोमेटिक वाले में 2 होते हैं। एक तो होता है ये वाला जो हमने अभी बताया था कि एरिल हैलाइड या फिर हेलो एरिन्स, मतलब बेंजीन रिंग में एक हाइड्रोजन हटा के एक हेलोजन एटम लगा दिया तो ये मिलता है। तो हेलो एरिन्स होते हैं, हेलो एरिन्स, या फिर एरिल हैलाइड भी बोलते हैं इनको, एरिल हैलाइड। इसमें क्या होता है एरिल हैलाइड्स में कि
डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, या फिर ये कह लें कि हेलोजन एटम जो होता है इस केस में, तो हेलोजन एटम जो होता है वो डायरेक्टली अटैच होता है। हेलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू किसके? बेंजीन रिंग के। बेंजीन रिंग में डायरेक्टली अटैच्ड होता है इस केस में, पहले केस में। दूसरा केस होता है साइड चेन डेरिवेटिव्स का। साइड चेन डेरिवेटिव्स, अब ये क्या भला है? साइड चेन डेरिवेटिव्स वो होती है जिसमें हेलोजन एटम डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली जुड़ा होता है। और इनडायरेक्टली का क्या मतलब होता है वो भी देख लेते हैं अभी। साइड चेन के केस में हमने बताया था कि हेलोजन एटम इनडायरेक्टली इज अटैच्ड टू C6H5। अब ये C6H5 क्या है? बेंजीन रिंग। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। इस स्ट्रक्चर से 6 कार्बन 6 कॉर्नर के और 6 हाइड्रोजन उन पर, तो C6H6 और एक हाइड्रोजन हटा चुके तो C6H5, तो बेंजीन की बजाय हमने C6H5 लिखा है। तो ये साइड चेन डेरिवेटिव क्या होते हैं और हेलोएरिन्स क्या होते हैं, तो ये यहाँ पे देखते हैं हम लोग। हमने कहा कि बेंजीन रिंग होती है इस तरीके से, हेक्सागन होती है। 6 कार्बन जो है 6 कॉर्नर्स पे होते हैं, सब पे एक एक हाइड्रोजन होता है। अब इसमें से जैसे ये वाले कार्बन का जो हाइड्रोजन है हटा दें और यहाँ पे हम एक एक्स लगा दें। एक्स क्या है यहाँ पे? ClBrIF, जैसा कि अभी तक कर रहे थे। तो अब ये जो केस होता है ये एरिल हैलाइड वाला होता है। इसमें अगर हम देखें तो हेलोजन एटम क्या है कि ये जो बेंजीन रिंग है इससे डायरेक्टली यहाँ पे जुड़ा है। अभी ये चीज और क्लियर समझ में आएगी जब कंट्रास्ट ड्रॉ करेंगे साइड चेन डेरिवेटिव से। साइड चेन डेरिवेटिव ऐसा होता है कि जैसे ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग में इस पोजीशन वाले कार्बन एटम का हाइड्रोजन हटा करके यहाँ पे हमने कोई एल्किल ग्रुप लगाया, कोई कार्बन लगाया। इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन हैं और इस कार्बन पे यहाँ पर कोई हमने एक्स जोड़ा। तो अब क्या हुआ कि जो एक्स है वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ा है, इस कार्बन के थ्रू जुड़ा है। तो ये होता है साइड चेन डेरिवेटिव वाला। इनडायरेक्टली अटैच्ड का ये मतलब होता है कि डायरेक्टली नहीं अटैच्ड है, दूसरे किसी कार्बन के थ्रू अटैच्ड है। तो ये साइड चेन डेरिवेटिव का केस होता है। ये इसी तरीके से हम और भी ले सकते हैं केस। मान लें कि ये है और ये यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है। अब इस कार्बन पे इधर Cl है, इधर Cl है और इधर Cl है, तो भी ये साइड चेन डेरिवेटिव का ही केस बनेगा। ये साइड चेन डेरिवेटिव क्यों? क्योंकि तीनों कार्बन तीनों क्लोरीन एटम, तीनों हेलोजन एटम कार्बन से जुड़े हैं, डायरेक्टली बेंजीन रिंग से नहीं जुड़े, तो ये भी साइड चेन डेरिवेटिव का केस होगा। यहां तक का क्लासिफिकेशन हमने पूरा ये बताया था लास्ट टर्म पे कि हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को उनके आपस में किस तरीके से हेलोजन एटम का प्लेसमेंट किस तरीके से हो रहा है, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन हमने बताया था। यहां तक ये पिछले क्लास का पूरा एक समरी थी। ये क्लियर है बिल्कुल? हाँ क्लियर है। अब इसमें तुम्हें कहीं पूछना हो तो बताओ। नहीं समझ गया। बिल्कुल क्लियर है? ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं अपने जो हमारा एक क्लासिफिकेशन रह गया था। अभी तक हमने क्लासिफिकेशन इस हिसाब से किया कि भाई हेलोजन एटम जो है वो किस तरीके का प्लेसमेंट ले रहा है, मतलब किस कार्बन एटम पे जाके जुड़ रहा है, उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन किया। अभी हम लोग करेंगे क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्लासिफिकेशन, तो हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो मोनो हेलोजन मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स। और ये इंपॉर्टेंट है कि हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन किया जाता है वो सिर्फ मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स के लिए किया जाता है। जिनमें 2 बार 2 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया गया हो, जिनमें 2 हेलोजन एटम लगाए गए हों, 3 हो 4 हो, उनके लिए नहीं किया जाता है क्लासिफिकेशन हाइब्रिडाइजेशन वाला। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन on basis of hybridization on basis of hybridization। अब हाइब्रिडाइजेशन
हाइब्रिडाइजेशन 3 तरीके के यहाँ हम देखेंगे। एक होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एक होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन और एक होगा sp हाइब्रिडाइजेशन। sp3, sp2, sp हाइब्रिडाइजेशन, इसका हम लोगों को हम लोग केमिस्ट्री के कुछ स्टार्टिंग के जो फिजिकल वाले केमिस्ट्री होती है उसमें हम लोग को दिखाया जाता है कि हाइब्रिडाइजेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, क्यों यूज करते हैं और कैसे ये मदद करता है हमें केमिस्ट्री समझने में कंपाउंड्स की। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कि किसी भी एटम का हम एक ऐसा स्टेट बनाते हैं जब एटम केमिकली कंबाइन कर रहा होता है किसी दूसरे एटम के साथ। उस वक्त क्या होता है कि एटम की कहते हैं कि कई ऑर्बिटल्स होती हैं जो जैसे s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, वो सब आपस में मिक्स करके सिमिलर ऑर्बिटल्स बना लेती हैं और उन्हीं को हम ये इस तरीके से डिनोट करते हैं sp3, sp2, sp। अभी हमको हाइब्रिडाइजेशन में उतना नहीं जाना है, यहाँ उसकी उतनी जरूरत नहीं है। तो अगर क्लियर नहीं है हाइब्रिडाइजेशन उतना, तो उतना उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है, उसको लेकर के बहुत टेंशन नहीं लेना है। sp3, sp2, sp, हमको बस इसमें ये समझना रहेगा कि sp3 कब बनता है, sp2 कब बनता है, sp कब बनता है। इसका थोड़ा सा एक शॉर्ट ट्रिक के जैसा होता है, वो बता देंगे तो क्लियर हो जाएगा। और अगर रिवाइज्ड हो तो बहुत अच्छी बात है। sp3 के केस में क्या होता है कि हम ये कहते हैं sp3, sp2 और sp ये सब हम किसी एक एटम का देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन किसी एक एटम का होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन किसी एक एटम का होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन किसी एक एटम का होता है। अब किसी एटम का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं कि sp3 का हाइब्रिडाइज्ड है, ये एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है या sp हाइब्रिडाइज्ड एटम है, कैसे निकालते हैं? इसके लिए ये हम कहते हैं कि sp3 के केस में टोटल नंबर ऑफ, ये कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन एटम, किस एटम पे लोन पेयर्स, जिसको हम देख रहे हैं कि उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन एटम एंड सिंगल बॉन्ड्स अटैच्ड टू इट। तो हम क्या करते हैं कि पहले ये गिनते हैं कि जो एटम हमारा जिस एटम को हम देख रहे हैं, जिसका हमें ये निकालना है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, उस पे हम गिनते हैं कि कितने लोन पेयर्स हैं और कितने सिंगल बॉन्ड्स से वो दूसरे एटम से जुड़ा है, टोटल नंबर गिनते हैं। अगर ये टोटल नंबर 4 आता है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, उस एटम का कहते हैं कि ये एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर किसी एटम पर लोन पेयर्स और सिंगल बॉन्ड्स मिल करके टोटल 3 हैं तो कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम है, और अगर 2 हैं तो कहते हैं sp हाइब्रिडाइज्ड एटम है। इसको थोड़ा सा जल्दी से समझ भी लेते हैं कि जैसे एक ये कार्बन एटम है, तो अब इस कार्बन एटम को देखें तो इस पे कितने बॉन्ड है भाई? इस पे 4 सिंगल बॉन्ड है, 4 सिंगल बॉन्ड, तो इसलिए ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। लोन पेयर इस पे है? एक भी नहीं है। लोन पेयर क्या होता है? बॉन्डिंग सारी हो जाने के बाद एटम पर बचने वाले इलेक्ट्रॉन, जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वाटर के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ ये कोवैलेंट बॉन्डिंग करता है ऐसे, तो इसके ये और ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फंस गए, एटम के एक ये वाला इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन एटम का ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड हो गया, पर ये और ये फ्री है। इसी को हम बोलते हैं लोन पेयर। ये एक लोन पेयर है और ये दूसरा लोन पेयर है, दोनों मिलकर एक पेयर बनाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो होता है, जो बॉन्डेड नहीं होते इलेक्ट्रॉन्स, उनको हम पेयर, लोन पेयर बोलते हैं। अब यहाँ पे कार्बन में 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और चारों एक एक बॉन्डिंग में चले गए, तो इलेक्ट्रॉन के पास कोई लोन पेयर नहीं बाकी है, 4 सिंगल बॉन्ड है। तो 4 सिंगल बॉन्ड है तो टोटल नंबर 4 हुआ, 0 लोन पेयर, 4 सिंगल बॉन्ड्स, तो टोटल 4 हुआ, इसलिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अगर यहाँ पे हम ये करें कि जैसे ये हमारा कार्बन एटम है एक और, लेकिन हम ये डबल बॉन्ड से जुड़ा है, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड ऐसे है। तो अब इस कार्बन एटम में लोन पेयर कितने हैं? एक भी नहीं है, क्योंकि इसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन एटम में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो चारों इन 4 बॉन्डिंग्स में चले गए हैं, तो लोन पेयर एक भी नहीं। सिंगल बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3, क्योंकि ये डबल बॉन्ड का एक नहीं गिनेंगे, सिंगल देखना है, तो 1 2 3, यहाँ पे 3 है तो इसलिए ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड। फिर यहाँ क्या करते हैं sp हाइब्रिडाइज्ड के केस में? यहाँ पे अगर ऐसा कोई कार्बन का एटम हो तो यहाँ पे लोन पेयर एक भी नहीं है, जैसा पीछे रीजन दिया उस वजह से। फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल का ये दोनों नहीं गिनेंगे, अब सिंगल हमको सिर्फ देखना है।
तो एक सिंगल बॉन्ड इधर है और एक सिंगल बॉन्ड इधर है, तो इसमें 2 टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स एंड सिंगल बॉन्ड्स हैं। लोन पेयर एक भी नहीं थे, 2 सिंगल बॉन्ड है, तो इसका sp हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे कि हम नाइट्रोजन का केस लें, तो नाइट्रोजन अगर हमने बोला कि नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 हैं, और 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम कहते हैं कि हाइड्रोजन से बॉन्डिंग बना लिए हैं यहाँ पे ऐसे हाइड्रोजन से। तो अब ये एक सिंगल बॉन्ड बना, ये एक सिंगल बॉन्ड बना और एक ये सिंगल बॉन्ड बना। NH3 का एक मॉलिक्यूल है, एक N 3 H। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो 3 सिंगल बॉन्ड है और एक लोन पेयर भी है, 3 सिंगल बॉन्ड है और एक लोन पेयर भी है, तो टोटल नंबर कितना बना, 3 सिंगल बॉन्ड, एक लोन पेयर, 4, यानी ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन हम देखते हैं। अब जब हम लोगों ने ये समझ लिया है कि हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से देखते हैं, अब हम अच्छा, लोन हाइब्रिडाइजेशन पेयर का क्या फर्क पड़ेगा? लोन पेयर से क्या फर्क पड़ेगा मतलब? जैसे उस पे sp3 और sp2 पे लोन पेयर से फर्क क्या पड़ेगा? अगर मान लीजिए लोन पेयर एक एग्जिस्ट कर रहा है, हम्म। तो उस पे कुछ असर आएगा, मतलब उसके हाइब्रिडाइजेशन पे? हाँ, जब ये हाइब्रिड, ये तुम जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ये एक्चुअली प्योर हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक के अंदर का है। जब उसका हम देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से होता है, तो वहाँ पे हमें ये समझ में आएगा कि लोन पेयर की वजह से ऑर्बिटल्स इंक्रीज होती हैं। वो लोन पेयर का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं हम लोग, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से बढ़ जाती है। तो ये जो ओवरऑल ट्रिक अच्छा, आती है ये। मान लीजिए कोई 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 एग्जांपल हो, उसमें एक लोन पेयर बच रहा हो, हम्म तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? तो ये तो बता रहे ना, सिंगल बॉन्ड कितने वो बनाएगा और लोन पेयर कितने होंगे, उसके हिसाब से हम देख लेंगे, ऐसे बताएंगे 4 3 2 के हिसाब से। तुम उसका, मेरे ख्याल से तुम उसका पूरा स्ट्रक्चर अंदर का पूछ रहे हो, तो वो तो हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक जब थोड़ा एक्सप्लेन करके डिटेल अच्छा, में जैसे बताया तीन जाएगा। तीन तीन सिंगल बॉन्ड है और उसके बाद और एक लोन पेयर है, हम्म। तब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? 3 सिंगल बॉन्ड है और एक, लोन पेयर है। तो ये वाला केस होगा। यहाँ पे 3 सिंगल बॉन्ड है नाइट्रोजन के, 3 3 नाइट्रोजन के साथ, और एक लोन पेयर है ये, तो 4 हो गया हम्म, टोटल, sp3 बन गया। ठीक है, वही वही पूछ रहे थे। हाँ, ठीक। ठीक है, तो वही तो, यही तो हम बता रहे थे, इसलिए तो बना के यहाँ बताया। अगर यहाँ पे मान लो ठीक n है। है, n एक तरफ डबल हम्म। बॉन्ड से जुड़ा है, डबल बॉन्ड वाले कोई O से जुड़ा है मान लेते हैं, और इधर एक H से जुड़ा है, तो इसके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 तो 3 इन बॉन्ड्स में चले गए, बाकी 2 यहाँ पे बचे हुए हैं। तो अभी इसके पास एक लोन पेयर है, एक सिंगल बॉन्ड है, और एक डबल बॉन्ड हम्म। का एक ये सिंगल बॉन्ड है, तो इसके पास टोटल 3 हम्म। चीजें हुई, एक 2 सिंगल बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो इसके पास टोटल नंबर 3 हुआ, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 यहाँ से 3 हुआ, ठीक। तो ये होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन इस तरीके से हम चेक करते हैं किसी भी एटम का। अब जब हम लोगों ने ये एक जल्दी से समझ लिया है कि हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से चेक करते हैं, हालांकि हमें अभी चेक भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें तो रटना है खाली, फिर भी एक समझने के लिए बताया। अब हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है। तो सबसे पहला हो जाएगा, सबसे पहला क्लासिफिकेशन होता है जिनमें हेलोजन एटम जो है, हेलोजन एटम बॉन्डेड हो, हेलोजन एटम बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले कार्बन एटम से अगर हेलोजन एटम जुड़ा है, तो वो वाले कंपाउंड। ये 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा इस तरीके के हेलो एल्केन्स जो होते हैं, जो हमने एकदम स्टार्टिंग में पढ़े, सबसे सिंपल वाले, मतलब एल्केन में अगर हाइड्रोजन हटा करके हेलोजन लगा दें। और एक चीज ध्यान रखना है कि हमने इसके स्टार्टिंग में ही मतलब हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस के जो क्लासिफिकेशन होता है, उसके एकदम स्टार्टिंग में हमने क्या बताया, मोनो के लिए हो रहा है, तो ये ध्यान रखना है। बस एक बार सब्स्टिट्यूशन होगा, तो यहाँ पे जो हेलो एल्केन है कौन से, मोनो हेलो एल्केन वाला केस है। तो मोनो हेलो एल्केन इसमें कैसे रहता है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, कैसे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम में हेलो एल्केन आते हैं। कोई भी हेलो एल्केन होगा अगर, तो जैसे हम ये लेते हैं कि एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, कि ये कार्बन है, तो इसमें यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे H है। अब यहाँ पे तुम ला करके जोड़ दो Cl,
या फिर एक्स से ही डिनोट करते हैं हम लोग, जनरल लेके चलते हैं, हम किसी के साथ खास नहीं दिखाएंगे एक्स के साथ। तो जो ये एक्स एटम है ये इस कार्बन एटम से जुड़ा है, हेलोजन एटम। यहाँ पे हेलोजन एटम इस सी के साथ जुड़ा है। इस सी का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसके पास 4 सिंगल बॉन्ड है, इसके पास 4 सिंगल बॉन्ड है, एक भी लोन पेयर नहीं, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हुआ, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड में आते हैं हेलो एल्केन, इसी वजह से इसमें कोई भी कहीं पे भी प्लेसमेंट करो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड पे ही जाएगा। मान लो ये हमने 3 कार्बन का एल्केन लिया, प्रोपेन, और ये लिखा इस तरीके से, सब जगह एच है, सब जगह एच है ऐसे, यहाँ पे हमने एक्स लगा दिया। तो अब ये जो हमारा एक्स है इस कार्बन से जुड़ा है, और ये कार्बन क्या है, इस कार्बन के पास एक भी लोन पेयर नहीं है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं कार्बन के आउटर मोस्ट, और चारों 4 बॉन्डिंग में चले गए। 4 सिंगल बॉन्ड्स हैं, यानी कि 4, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइज। तो हेलो एल्केन्स जो होते हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड वाले में आते हैं। तो जब भी ये पूछा जाएगा कि ऐसे कौन से कंपाउंड होते हैं जिनमें हेलोजन एटम sp3 कार्बन एटम से जुड़ा होता है, तो सबसे पहले तो सबसे सिंपल ये हेलो एल्केन्स होते हैं। इनमें हेलोजन एटम जब भी जुड़ता है सिंगल, तो वो जाता है sp3 वाले पे। दूसरे कौन से होते हैं, दूसरे sp3 से जुड़ने वाले होते हैं एलाइलिक हैलाइड्स बोलते हैं इनको, एलाइलिक हैलाइड्स, एलाइलिक हैलाइड्स। इसमें क्या होता है, इसमें भी sp3 कार्बन से ही जुड़ता है हेलोजन, लेकिन थोड़ा सा स्पेशल केस होता है। एलाइलिक हैलाइड्स में क्या होता है कि हेलोजन एटम is bonded is bonded to एलाइलिक कार्बन, एलाइलिक कार्बन से जुड़ा होता है, तो एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। अब एलाइलिक कार्बन क्या होता है, तो एलाइलिक कार्बन क्या होता है, एलाइलिक कार्बन होता है एलाइलिक, एलाइलिक कार्बन, एलाइलिक कार्बन is the carbon, is the carbon, is the carbon which is attached to another carbon having double bond, to another carbon having double bond। एलाइलिक कार्बन वो कार्बन होता है जो किसी दूसरे ऐसे कार्बन से सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ रहा होता है, जो फर्दर कहीं पे डबल बॉन्ड बना रहा है। अब ये चीज थोड़ा सा टिपिकल है, इसको जब हम ऐसे डायग्राम बना के समझेंगे तो बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे ये ऐड कर लेना कि विच इज अटैच्ड टू अनदर कार्बन विच इज अटैच्ड के ऊपर विच इज अटैच्ड बाय सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड which is attached by single bond to another carbon having double bond। मतलब ये कि अगर हम कोई स्ट्रक्चर बनाएं इस तरीके से, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2Cl या X, यहाँ पर X, तो अब यहाँ पर हमारा ये जो हेलोजन एटम है ये किस कार्बन से जुड़ा है, इससे जुड़ा है। और ये कार्बन कैसा है, ये कार्बन ऐसा है कि इसके यहां से जस्ट बाद वाला कार्बन, ये कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास एक डबल बॉन्ड है, यानी यहां पे डबल बॉन्ड नहीं, जस्ट उसी कार्बन पे अगर डबल बॉन्ड आ गया तो वो एलाइलिक नहीं होता है। उसके बगल वाले पे जब डबल बॉन्ड होता है तो ये जो कार्बन होता है, इस केस में इस तरीके से अगर स्ट्रक्चर बन रहा है तो इस कार्बन को हम बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। तो हमारा यहाँ पे ये क्या है, एलाइलिक कार्बन है, और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, sp3 हाइब्रिडाइज, इसलिए sp3 के केस में आता है। तो जब भी हेलोजन ऐसे कार्बन पे लगा हो जिसके बाद डबल बॉन्ड हो एडजेस्ट ऑल्टरनेट पोजीशन पे, तो ये एलाइलिक हैलाइड कहलाता है और एलाइलिक कार्बन होता है sp3 हाइब्रिडाइज। एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, एक मिनट दिमाग
हेलो। हम्म। तो एलाइलिक कार्बन ये होता है। इसका एक और एग्जांपल हम ये ले सकते हैं, जैसे कि ये एक हमारा क्लोज्ड चेन कंपाउंड हो, क्लोज्ड चेन, और 25 यहाँ से प्री बोर्ड है। क्या चीज? 25 से प्री बोर्ड है, पहला 25? फिजिक्स का पेपर है। अच्छा, पहला फिजिक्स का ही है। हम्म। हाँ, मैथ्स रखते पहले सही रहता, पर मैथ्स एकदम लास्ट में, और मैथ्स के पहले एक हफ्ते का गैप भी है। एक हफ्ते और क्या, 4-5 दिन का। अच्छा, तो चलो ठीक है, पूरा मोटिवेशन डाउन करने के बाद लास्ट में तुम्हारा मोटिवेशन अप करने का इंतजाम किया है, और क्या। मैथ्स ऊपर रखता तो आराम से जाते, पहले दिन दे हुए के आते, खुशी फिर बा, खुशी। फिर बाद में तो मूड बिगड़ जाता है। अब ऐसे लास्ट में मूड अच्छा हो जाएगा, अंत भला तो सब भला। खैर। अब कल से सिर्फ फिजिक्स पढ़ेंगे हम। हाँ, नहीं फिजिक्स ही पढ़ो, अब एग्जाम करीब आ गया, 5 दिन है, फिजिक्स पढ़ो अब सिर्फ। तो यहाँ पे ये हैलाइड जो है, अगर देखोगे तो किस कार्बन पे जुड़ा है? इस कार्बन पे। और ये कार्बन हम्म। कैसा है? सिंगल बॉन्ड के बाद एक डबल बॉन्ड से जुड़ा है। तो ये भी एक एलाइलिक कार्बन है, एलाइलिक कार्बन। और इसको हम, हम्म। और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ये भी। हम्म। तो इस तरीके से ये जो कार्बन होते हैं इस तरीके से, तो एलाइलिक कार्बन होते हैं, एक डबल बॉन्ड के बाद अगर आते हैं तब। डायरेक्ट डबल बॉन्ड पे नहीं, डायरेक्ट डबल बॉन्ड वाले एलाइलिक नहीं होते हैं, वो दूसरे होते हैं, अभी देखेंगे उनको भी। तो ये एलाइलिक कार्बन होता है। और एक और sp3 हाइब्रिडाइज्ड वाला केस होता है। ये तो हो गया हेलो एल्केन एलाइलिक हैलाइड sp3 वाले में। sp3 में एक थर्ड केस होता है, और वो होता है हमारा बेंजाइलिक हैलाइड का। बेंजाइलिक हैलाइड्स। बेंजाइलिक हैलाइड का केस क्या होता है? कुछ स्पेशल नहीं है। बेंजाइलिक हैलाइड वही होता है जो भी हम लोगों ने देखा, साइड चेन वाला। जब हाइड्रोजन एटम बेंजीन पे ना लग के डायरेक्टली किसी चेन के थ्रू बेंजीन से डायरेक्ट इनडायरेक्टली अटैच्ड हो, इनडायरेक्ट अटैचमेंट वाला, साइड चेन वाला। जैसे ये एक बेंजीन रिंग है, ये एक बेंजीन रिंग है, यहाँ पे एक CH2 जुड़ा है, और यहाँ पे एक Cl जुड़ा है। तो अब यहाँ पे ये वाला जो ये जो केस बना हमारा, तो ये जो कार्बन है यहाँ पे हेलोजन एटम, हमारा हेलोजन एटम किस एटम से जुड़ा है? इस कार्बन से। और ये कार्बन कैसा है? जो बेंजीन से जुड़ा है। तो ये जो कार्बन होता है जो बेंजीन से जुड़ा रहता है, इसको बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं, बेंजाइलिक कार्बन। और अगर हमारा हमारा जो हेलोजन एटम है वो बेंजाइलिक कार्बन से आके जुड़ गया हो, तो इसको फिर हम लोग बेंजाइलिक हैलाइड बोलते हैं। और इस केस में ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड का केस बनता है। क्लियर? इसका हम लोग एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं। अगर हम लोग इस तरीके से लें कि ये एक बेंजीन रिंग बनाए, ये हमारी बेंजीन रिंग है, ऑल्टरनेट डबल डबल बॉन्ड इस तरीके से करके और ये एक 5 कार्बन की क्लोज्ड चेन है, 6 कार्बन की। लेकिन ये बेंजीन वाली रिंग नहीं है, ये साइक्लो कंपाउंड है, सिंपल वाला। ये बेंजीन वाला नहीं है, इसका बगल वाला ये। और यहाँ पे एक हमारा जुड़ा हुआ हो कोई भी एक्स एटम। तो ये जो कंपाउंड है ये भी हमारा बेंजाइलिक हैलाइड का ही केस है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो हेलोजन एटम है किस कार्बन से जुड़ा है? इस कार्बन से। और ये कार्बन किससे? बेंजीन रिंग से जुड़ा है यहाँ पे इस बॉन्ड के थ्रू। तो ये हमारा बेंजाइलिक कार्बन है, और इसलिए ये भी बेंजाइलिक हैलाइड है, बेंजाइलिक कार्बन। तो जब भी कभी ऐसा हो कि हमारा हेलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो बेंजीन रिंग में अटैच्ड हो डायरेक्टली, फिर जाके मतलब कार्बन डायरेक्टली बेंजीन रिंग में अटैच्ड हो, तो यहाँ पे जो कार्बन होता है ये हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और इसीलिए इसको sp3 केस में रखते हैं, और बेंजाइलिक बोलते हैं इसको, बेंजाइलिक कार्बन। तो ये 3 केस होते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन के। क्लियर है? हम्म। अब हम लोग दूसरा अपना देखते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन का केस। हेलोजन एटम बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम। हेलोजन एटम bonded to bonded
टू sp hybridized atom, sp hybridized carbon atom, sp2 hybridized, सॉरी sp2। इसमें हम लोग पहला केस देखते हैं ए। पहला केस हम लोग का होता है इस केस में विनाइलिक हैलाइड्स का, और ये विनाइलिक हैलाइड वही जो अभी हमने कहा था एलाइलिक बताते टाइम कि अभी बताएंगे आगे। नए नए नाम बता रहे हैं सर आप एकदम बिल्कुल नया अजीब नया नाम अजीब। बता रहे हैं और जानकारी लेते रहो, बहुत जानकारी बढ़ेगी, अभी ऑर्गेनिक चल रहा है। अभी नया नाम और बताएंगे, प्रिपरेशन आने दो, वहाँ पे बढ़िया बढ़िया नाम है। तो एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड में हमने बताया था कि डबल के बाद सिंगल बॉन्ड पे लगा कार्बन एलाइलिक कार्बन होता है, और हमने कहा था डायरेक्ट डबल बॉन्ड वाला नहीं, वो दूसरा होता है, वो यही वाला होता है विनाइलिक वाला। अगर ऐसा ये हो कि ये हम एग्जाम्पल में लें, डायरेक्ट एग्जाम्पल के थ्रू ही समझें। यहाँ पे हम क्या करें कि ये है हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे X जुड़ा हो। अब हेलोजन एटम हमारा यहाँ पर, हेलोजन एटम इस कार्बन से जुड़ा है, और ये कार्बन क्या है, डायरेक्ट डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, तो ये होता है विनाइलिक कार्बन। ऐसे कार्बन को विनाइलिक कार्बन बोलते हैं जो डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, और इस केस में विनाइलिक हैलाइड होगा। और विनाइलिक कार्बन जो होता है वो sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। कैसे? अगर इसको हम एक्सपेंड करें, इस कार्बन एटम की बॉन्डिंग सही से देखना चाहें, तो ये कंपाउंड कुछ ऐसा, इस कार्बन पे 2 H है, ऐसे और ऐसे, फिर एक डबल बॉन्ड है, फिर ये वाला कार्बन है, इस पर एक H है और एक X है, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H। अब इस कार्बन को देखो जिसपे हेलोजन जुड़ा है ये वाले को, इसके पास लोन पेयर कितने, एक भी लोन पेयर नहीं, क्योंकि 4 वैलेंस होते हैं इलेक्ट्रॉन और चारों 4 बॉन्ड में जा चुके हैं। लोन पेयर बिल्कुल नहीं है। सिंगल बॉन्ड कितने, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड का एक सिंगल बॉन्ड, एक ही है, 3 सिंगल बॉन्ड है इसके पास, यानी इसकी टोटल काउंट कितनी, 3। लोन पेयर 0 है तो टोटल काउंट 3, यानी ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसीलिए विनाइलिक हैलाइड्स को हम लोग sp2 हाइब्रिडाइजेशन में रखते हैं। जैसे एक क्लोज चेन कंपाउंड लें, क्लोज चेन कंपाउंड, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे अगर X जोड़ दें तो ये कार्बन जो होता है यहाँ वाला, चूंकि ये डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो ये भी एक विनाइलिक कार्बन है, विनाइलिक कार्बन। और विनाइलिक कार्बन है इसलिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, और इसीलिए ये जो पूरा हैलाइड है हमारा, ये क्लोज चेन वाला, ये विनाइलिक हैलाइड है। तो क्लियर है विनाइल वाले क्या होते हैं। अच्छा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड में एक और होता है, जैसे यहाँ sp3 वाला क्या होता था, जो बेंजीन से इनडायरेक्टली अटैच्ड रहता था। लेकिन बेंजीन वाले में हमने बताया था 2 क्लासिफिकेशन होते हैं, एक तो ये इनडायरेक्टली अटैचमेंट वाला और एक डायरेक्ट अटैचमेंट। तो जो डायरेक्ट अटैचमेंट वाला केस होता है वो इसमें sp2 में आता है, इनडायरेक्ट वाला तो यहाँ sp3 में आ रहा है। डायरेक्ट अटैचमेंट वाला, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलो एरीन्स भी बोलते हैं जिसको, हेलो एरीन्स, वो होते हैं sp हाइब्रिडाइज्ड वाले। यहाँ पे मान लो हमारा X जुड़ा है। अब ये जो कार्बन एटम है इसी का देखेंगे, क्योंकि हेलोजन एटम जिससे जुड़ता है उसी का हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर देखोगे तो यहाँ पर कितने इसके बॉन्ड हैं, एक सिंगल बॉन्ड, दूसरा ये डबल का एक काउंट करेंगे और एक ये सिंगल, इसके पास 3 बॉन्ड है, यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ये। इसीलिए हेलो एरीन्स को हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले केस में रखते हैं। हेलो एरीन्स को मतलब वो कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग से डायरेक्टली हेलोजन एटम आके जुड़ता है। sp अलग क्लियर है। sp2 वाला, तो ये दोनों केस होते हैं sp2 में। और हेलोजन एटम बॉन्डेड टू sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ये लास्ट केस हो जाएगा, बॉन्डेड टू sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अब ये केस क्या होता है भाई साहब, इसमें बस एक ही होता है, इसमें बस एक ही होता है, और वो होता है हमारा हेलो एल्काइन वाला। क्या होता है, हेलो एल्काइन वाला। जैसे ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, यहाँ पर इस पर एक H है और यहाँ पर एक X लगा हुआ है। तो हेलोजन एटम यहाँ पे इस कार्बन से जुड़ा है और इस कार्बन पर एक सिंगल बॉन्ड है और दूसरा ये सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का एक सिंगल बॉन्ड गिनेंगे, इसके पास 2 ही हैं,
और जिसका काउंट 2 होता है उसको sp बोलते हैं, sp हाइब्रिडाइज्ड, यानी ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड। अब ये जो है हमारा किस में आएगा, थर्ड वाले केस में आएगा, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन वाले में। तो sp हाइब्रिडाइज्ड वाले जो हेलो एल्काइंस होते हैं वो होते हैं हेलो एल्काइंस, जैसे CH3C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Cl, यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड से था ये। तो यहाँ पे ये जो C है इसके पास क्या है, एक सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल का एक, और ये वाला एक सिंगल 2 है, तो इसका क्या होगा, sp हाइब्रिडाइज्ड है ये भी। तो ये होता है sp हाइब्रिडाइजेशन वाला केस। क्लियर है ये? यस सर। अब ये हम लोग का क्लासिफिकेशन हेलो एल्केन्स का हो गया है पूरा कंप्लीट। इस पूरे में कंप्लीट हो गया। इस पूरे में कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं है वैसे। अभी जितना आज जितना पढ़ा है उतना तो क्लियर हो गया आज। उस दिन जो पढ़ाया था क्लियर नहीं हो पाया था, वैसा सीन तो नहीं आज? नहीं नहीं, वो तो रिकैप करा दिया ना आपने, इतना हम्म, काफी टाइम दिया उस पे भी। तो कोई दिक्कत नहीं है इन पूरे में? नहीं नहीं, दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो अभी अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा फिजिक्स 25 तारीख को तुम बता रहे थे। हम सोच रहे कल से फिजिक्स ही पढ़ाइए दोनों टाइम, मतलब दोनों क्लासेस। अच्छा बेटा, ऐसा नहीं है, ऐसा कर सकते हो कि फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ के अभी सिर्फ फिजिक्स पढ़ लो, ये कर सकते हो। नहीं नहीं, मैथ्स छोड़ के सिर्फ फिजिक्स। मैथ को क्यों मार रहे हो? मैथ को एक एक दिन पे ऑल्टरनेट डेज पे रखिए ना, मार कहाँ रहे हैं। और केमिस्ट्री? केमिस्ट्री तो चलता ही रहेगा। कैसे केमिस्ट्री चलेगा? कल जैसे फिजिक्स की क्लास रहती है एक और मैथ की, कल दोनों फिजिक्स की कर लिया, अगले दिन मैथ केमिस्ट्री की रहती है, तो क्या करोगे फिर? बताओ। कश्यप, कश्यप ऋषि, देखो इसमें ऐसा करेंगे, सुनो, हम्म कि मैथ फिजिक्स चला लेते हैं, हम्म। और 25 तारीख तक केमिस्ट्री कब है? नेक्स्ट है, एक दिन के बाद। बस एक दिन के बाद है। अरे आप उसकी चिंता मत करिए, फिजिक्स वाला थोड़ा करवा दीजिए, फिजिक्स थोड़ा अच्छे से दे दें। हम्म आ, आखिरी के चैप्टर का वेटेज पिछली बार बहुत आया था, मतलब वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, ये सब बहुत आया था। तो हम्म आखिरी के जितने ज्यादा हो जाएंगे हम भी उधर ही फोकस करते हैं, फिजिक्स से कल से पढ़ेंगे अच्छे से। मैथ्स भी हम्म चलता रहेगा। हम्म केमिस्ट्री भी रिवाइज करके पूरा छोड़ देते हैं जितना आपने पढ़ा दिया है। हम्म, उसके बाद जैसे ही फिजिक्स वाला पेपर हो जाए तो आप फिर केमिस्ट्री पढ़ाइएगा आराम से। और ठीक है। पेपर अच्छा, ऊपर तो केमिस्ट्री का देते ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है। अच्छा ये बताओ कि फिजिक्स में केमिस्ट्री में, हाँ केमिस्ट्री में तुमने कहाँ तक पढ़ा है अपने से? केमिस्ट्री में तो अभी फिजिकल और इनऑर्गेनिक थोड़ा बहुत पढ़ा है। थोड़ा बहुत पढ़ा है? थोड़ा बहुत का मतलब है कुछ कुछ चैप्टर्स। अच्छा, अब हम सोच रहे थे कि सैटरडे को तुम्हारा मैथ्स में रिवीजन करवाते हैं, रिलेशन फंक्शन का, तुम अपना ये बता रहे हो टेस्ट वाला एग्जाम वाला। हम्म तो हम्म रिवीजन कर सकते हो अभी नहीं? मैथ्स का क्या बताएं अब। क्या बताओगे? चलो ऐसा करते हैं कि अभी कल तो खैर मैथ की एक क्लास करो, फिर शाम में फिजिक्स की क्लास कर लो कल। फिजिक्स की तो डेली चलेगी, अब 2 घंटा चलेगी, 1 घंटा वो देख लेंगे, अब ऐसा नहीं करेंगे कि फिजिक्स ऑल्टरनेट करेंगे। अभी अगले 4 दिन तक जो है, 21, 22, 23, 24, 4 दिन तक फिजिक्स लगातार पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है? तो उस हम्म बीच अगर सही लगेगा तो 2 घंटा भी पढ़ लेंगे। तो ऐसा करेंगे तो वेव ऑप्टिक्स कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा सैटरडे से पहले, हम्म क्योंकि वेव ऑप्टिक्स में डिफ्रैक्शन बचा हुआ है, और हाइगेंस, अरे ये इंटरफेरेंस आधा बचा है, क्योंकि पोलराइजेशन तो कट ही गया इस बार, तो हम्म कंप्लीट हो जाएगा। तो फिजिक्स ठीक है, कंप्लीट करवा देते हैं तुम्हारा वेव ऑप्टिक्स पहले, इससे तुम्हारे एग्जाम से पहले, उसके बाद देखते हैं फिर। ठीक है। अच्छा, केमिस्ट्री में वो जो फिजिकल और इनऑर्गेनिक वो भी पढ़ते चले ना अब। बिल्कुल, और नहीं तो क्या, ये तो हम कवर करवा रहे हैं इसलिए कि तुमने कहा था कि चल ऑर्गेनिक से शुरू करते हैं, तो हम इसलिए ऑर्गेनिक पढ़ा रहे हम्म हैं पहले।
फिजिकल इनऑर्गेनिक तो तुम्हें करना ही है, तीनों का बराबर वेटेज रहता है, कहाँ जाओगे अगर तुम उन दोनों को नहीं करोगे तो। तुम उधर हम्म। करते चलो, इधर हमारा अगर टाइम से ऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाता है तो उधर फिर उसको उठाएंगे फिर, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। लेकिन उनको एकदम मत छोड़ो ना इनके चक्कर में। आपको तो आपको ऐसा लगता है क्या कि टाइम से नहीं हो पाएगा क्या चीज? ऑर्गेनिक आपका? नहीं, टाइम से हो जाएगा। टाइम से मेरा मतलब ये है कि जल्दी से जल्दी, थोड़ा सा जैसे लेट होने समझ लगा गया। मान लो, तो ऐसा ना रहे कि तुम बिल्कुल ही जो है डेंजर जोन में चले जाओ। तो सेफ फैक्टर पे हम्म। लेके चलो, सेफ्टी फैक्टर उसलिए हम कर रहे हैं। ठीक है। तो अभी जो है तुम थोड़ा सा उसको भी करते रहना। अब बाकी कल की क्लास में जो है करते हैं, 12 से 1 रहेगी और उसके बाद शाम में रहेगी, ठीक है? हम्म। तो ठीक है, इसका कुछ स्लाइड वगैरह तो नहीं भेजना ना? स्लाइड तो नहीं भेजना है, हम्म। वो भेज दीजिएगा, रिकॉर्डिंग भेज दीजिए। ठीक है। कैसे होगा सर? क्या चीज? जिंदगी खराब हो गई। अरे वाह, मीमर। अगर मीमर ऐसी कोई एग्जाम आने लगते हैं तो ऐसे ही लगता है। एग्जाम आने तो ऐसे ही लगता है। देखो हम तो टारगेट बना के चल रहे हैं कि तुम 12th के हमारे एक स्टूडेंट हो अकेले फिलहाल। तो हम चाहते हैं कि बढ़िया तुम्हारा जो है तैयारी हो, और इस तरीके से हो कि हम्म। तुम्हारा हम छपवाएंगे पेपर में फिर। क्या कहते हो? हम्म। फेमस कर देंगे। बिल्कुल, फेमस कर हमारा भी दीजिएगा। नाम होगा उसी बहाने, और हम्म। तुम्हारा भी होगा। कोशिश कोशिश करते हैं, अगर पता है 90 प्लस आ गए, हम्म। 95 का टारगेट रखते हैं, हम्म। अच्छे परसेंटेज आ गया तो स्कूल वाले तो छपा ही देते हैं। हाँ, फिर हम उसको स्कूल वाले निकाल के छपवाते हैं। उसको उसको लगा निकलवा करके फिर वो, लिखवा देंगे कि नहीं नहीं, फ्रेम में लगा के अंडर द दीवार में गाइडेंस टांगना। ऑफ। फ्रेम में लगा के दीवार में टांगना, फिर उसके बाद अंडर द गाइडेंस ऑफ दिस एंड दिस एंड दिस वो कर लेना। हम्म। तो हाँ, स्कूल वाले निकलवाते हैं, अगर 90 प्लस आ गए ना तो निकलवा देंगे हर हाल में। हाँ, वो तो और निकलवाते एक हैं। दो सब्जेक्ट में अच्छे भी आना चाहिए, 100 में 100 भी आ सकते हैं ना, तब भी निकलवा देते हैं। नहीं, अभी तैयारी जो है बढ़िया से करना है। हम तो तुमको पहले ही बताया कि एक प्लान बनाया है। बाकी हमारे 10th के जो स्टूडेंट हैं वो एकदम बिल्कुल घोंचू हैं, तो उन लोग के लिए हम कुछ ऐसा नहीं सोचा है। तो लेकिन हम्म। क्योंकि इनपुट वहाँ दिया जाता है जहाँ से आउटपुट बराबर से मिलने के एक्सपेक्टेशन है, हाँ, तो हम भी वहाँ कोई सोच रहे हैं अच्छे एक्सपेक्टेशन से नहीं। ले जाते हैं। तो फिर बाकी तैयारी आप करो। निकलवाने वाला काम आप देख लेंगे। हाँ, बाकी तैयारी बढ़िया से करो लेकिन पहले, और हम्म। हम्म। मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, सब में एक साथ बिल्कुल फाड़ के लाना है बिल्कुल, ठीक है? हम्म। तो मैथ की तैयारी अच्छी चल रही है और उसको कंप्लीट कर लेंगे हम लोग फरवरी के फर्स्ट वीक तक। उसके बाद तुम्हें उतरना है केमिस्ट्री और फिजिक्स में, खेलना है कायदे से। मैथ में तुम्हारे पास बहुत सफिशिएंट टाइम मिलेगा, पूरा मार्च हम्म। और अप्रैल, फरवरी भी कुछ हद तक। उसमें बढ़िया से क्वेश्चन करोगे, इवन कुछ जो है कंपटीशन लेवल के भी क्वेश्चन जो है शुरू कर लेंगे, ताकि कंपटीशन का भी थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए। मैथ कंप्लीट हो ठीक है। जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बढ़िया से चला रहे, लेकिन मेहनत से भी करते रहो और सारी चीज छोड़ के लग जाओ काम पे, ठीक है? ठीक है। ठीक है, तो अब कल की क्लास में मिलते हैं फिर। ले रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। ठीक है भाई।